अब यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली या इलाहाबाद आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिविल्स डेली कराने जा रहा है आपकी प्रिपरेशन सीडी यूट्यूब क्लासेस के माध्यम से, जहां हम लेकर आ रहे हैं डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन के टॉपिक्स, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को मद्देनजर रखते हुए तमाम वीडियो लेक्चर्स और मेंटरशिप गाइडेंस, वो भी बिल्कुल निशुल्क। हम अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं ताकि आप अपना कीमती वक्त सही जगह सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करें। प्रेस द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू फॉलो #CDRituals। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के डेली करंट अफेयर एनालिसिस प्रोग्राम में। तो चलिए बात करते हैं कुछ खास खबरों की, कुछ खास सुर्खियों की जो आज के न्यूज़पेपर में हैं और हमारे एग्जाम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण हैं, रेलिवेंट हैं। तो जो सबसे पहली हमारी आज की खबर है दोस्तों, वो है अबाउट अ पेटिशन विच हैज बीन फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट विच इज रिलेटेड टू द कॉन्जुगल राइट्स। तो देखिए हुआ ये है कि सुप्रीम कोर्ट में एक पेटिशन फाइल की गई है जिसमें कि क्वेश्चन किया गया है उस लॉ को जो कि फोर्स करता है एक महिला को टू रिटर्न टू हर हस्बैंड एंड डिनाइज हर सेक्सुअल ऑटोनॉमी हैज बीन पेंडिंग इन दी सुप्रीम कोर्ट। ये पूरा मुद्दा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेंडिंग है। अब देखिए, जैसा कि हमें जो पूरी की पूरी हेडलाइन है हमारी, वही सजेस्ट करती है एक कीवर्ड, दैट इज कॉन्जुगल राइट्स। तो कॉन्जुगल राइट क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो देखिए, जो कॉन्जुगल राइट है वो एम्पावर करता है एक हस्बैंड को या एक वाइफ को टू मूव टू द लोकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या कोई भी जुडिशरी जो उनके लोकल में है वहां पर, और वहां जाकर वो कंप्लेन कर सकते हैं अपने पार्टनर के अगेंस्ट regarding withdrawn from the marriages without a reasonable cause। देखिए, रीजनेबल कॉज के साथ विवाह को तोड़ना है, ठीक है, लॉ है इस पर, बट विदाउट रीजनेबल कॉज कोई भी लॉ नहीं है। तो ये जो कॉन्जुगल राइट है ये यहाँ पर एम्पावरमेंट देता है ईदर ऑफ द पार्टनर्स को, कि वो अगर उनका जो अगला पार्टनर है वो विदाउट रीजनेबल कॉज मैरिज तोड़ रहा है तो उसको वो करने की। लेकिन यहाँ मुद्दा ये है कि ऐसा माना गया है कि ये जो पूरा लॉ है, ठीक है, ये जो पूरी कॉन्जुगल राइट्स की बात है, ये कहीं ना कहीं एक महिला, एक वुमेन की फ्रीडम को जो है वॉयलेट करता है, और ये फ्रीडम जो है वो एसोसिएटेड है विद द राइट टू रिसाइड एनीवेयर इन द कंट्री एंड प्रैक्टिस अ प्रोफेशन। ठीक है, तो ये यहाँ पर वॉयलेशन आ जाता है। अब आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि राइट टू रिसाइड वाला जो राइट है, बेसिकली राइट टू रिसाइड की अगर हम बात करें तो ये कौन से फंडामेंटल राइट के आर्टिकल में निहित है? आपको मुझे आर्टिकल नंबर बताना है कमेंट करके, ठीक है। आई होप हमने कई बार ये चीज की है, ये रिवाइज किया है ये टॉपिक, तो आपको याद होगा। फटाफट से कमेंट करके जरा बता दीजिए, ओके। दूसरी चीज, ये जो पूरा का पूरा लॉ है ये अभी पेंडिंग है, इस पर पिटीशन फाइल की गई है, ओके। और जो हमारा ये आज का आर्टिकल है, अगर आप इस पे देखें तो मैंने कुछ पार्ट हाइलाइट्स किए हैं, जो उसमें ये वाला पैराग्राफ और ये वाला पैराग्राफ, इनमें दो केसेस भी दिए गए हैं। पहला केस जो है वो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का केस है, तीरथ कौर केस के नाम से जिसे जाना जाता है। उसके तहत हाईकोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि एक वाइफ की पहली ड्यूटी होती है उसके हस्बैंड के प्रति टू सबमिट हरसेल्फ ओबीडियंटली टू हिज अथॉरिटी एंड टू रिमेन अंडर हिज रूफ एंड प्रोटेक्शन। आप मुझे बताइए कमेंट करके कि आपके अनुसार ये जो पर्टिकुलर राइट है, मेरे हिसाब से ये जो डिसीजन लिया गया है ये कहीं ना कहीं वुमेन की राइट टू फ्रीडम को बाधित करता है, राइट। और विवाह जो है वो इक्वालिटी का जो है एक बहुत बड़ा उदाहरण है, न कि ड्यूटी निभाने का, ठीक है। तो आपकी क्या राय है इस पर्टिकुलर केस पर, वो जरूर हमें बताइए। दूसरा यहाँ पे जो केस है वो सरोजा रानी केस है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि राइट ऑफ द हस्बैंड और वाइफ टू वन अनदर सोसाइटी इज इनहेरेंट इन द वेरी इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। ये फिर भी सही है, क्योंकि यहाँ पर एक पत्नी और एक पति दोनों के अधिकारों की बात की जा रही है। बट जो इससे प्रायर जो केस था वो तो बिल्कुल ही, मतलब ऐसा लग रहा है कि आप जो है किसी को ड्यूटी बाउंड कर रहे हो, ठीक है। तो अपना क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है जरूर बताइए मुझे, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ व्यू आपको हेल्प करेगा आगे जाकर
जब ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे मेंस एग्जामिनेशन में, वहां पर जब आप अपने आंसर लिखोगे वहां पर, ठीक है, मैं बिल्कुल इसको जो है रिव्यू करूंगी और आपको बताऊंगी कि कितने सही हैं आपके व्यूज और कितने गलत दिशा में जा रहे हैं। बीइंग योर मेंटर दैट इज माय ड्यूटी, सो वी विल लुक इनटू इट। ओके, तो ये था हमारा पूरा मुद्दा। इस पेटिशन को अभी आगे आने की भी जो है ये लंबा चलेगा, ठीक है, तो इसलिए हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। लेट्स वेट, 1-2 दिन और इस पे वेट करते हैं, और न्यूज आएगी फिर इसको पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। हमारी दूसरी न्यूज़ जो है वो फ्रीडम फाइट, जो हमारे फाइटर्स हैं उनसे रिलेटेड है, ठीक है। मोदी जी ने उन्हें रिकॉग्नाइज किया। आपको पता है आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके तहत जो अनसंग हीरोज हैं बहुत सारे, उनके लिए जो है कुछ कुछ कार्यक्रम हो रहे हैं, कुछ कुछ इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। और पीएम मोदी ने यहाँ पर ये बात कही है कि बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स जो है उन्हें हम अब तक जो है रिकॉग्निशन दे चुके हैं, ठीक है। और आपको पता है 125वीं बर्थ एनिवर्सरी नेताजी की मनाई जा रही है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की, जिसके उपलक्ष्य में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप भी लिया गया है, राइट। क्या स्टेप लिया गया फटाफट से बता दीजिए। कुछ स्टैचू वगैरह का है या क्या है, आपको पता होगा आई एम श्योर, क्योंकि बिल्कुल पहले पेज पर ही जो है उसका कटआउट आया था। मैं वो नहीं बता रही हूँ, मैं जो मुद्दा है उस पर सीधा आ रही हूँ, लेकिन आप बताइए मुझे कि क्या स्टेप लिया गया है। क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की कहीं स्टैचू लगाई जा रही है या क्या किया जा रहा है, जो भी न्यूज़ है वो फटाफट से बता दो। ओके, तो देखो आपको पता है कि अगर हम बात करें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, तो उनके रोल को लेकर हमेशा से एक कंटेंशन रहा है, राइट। और हर किसी को पता है कि नेताजी का जो कंट्रीब्यूशन है देश की आज़ादी में, देश के लिए, वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसकी हम तुलना नहीं कर सकते कि भाई इनकी अधिक है या इनकी कम है, राइट। तो जहाँ तक देखें तो जो इमेजिनेशन है बेसिकली नेताजी को लेकर के, वो हर तरफ हर किसी के मन में जो है उनके लिए प्रेम है, सौहार्द है, इज़्ज़त है, रिस्पेक्ट है, ठीक है। लेकिन इन सब के बावजूद एक मुद्दा जो हमेशा से चलता आया है, ठीक है, दैट इज कंटेंशन या राइवलरी बिटवीन बोस एंड गांधी, राइट। और ये एक मेंस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो अगर आप देखो यहाँ पर, तो ये मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया है, हाईलाइट द डिफरेंसेस इन द अप्रोच ऑफ सुभाष चंद्र बोस एंड महात्मा गांधी इन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो यहाँ पर जो आपको हाईलाइट करना ना, कोशिश करेगा इस आंसर को लिखने की, ठीक है। हम थोड़ा थोड़ा जो है आपके मेंस आंसर राइटिंग पर भी फोकस करेंगे। ओके, तो जो पूरा मुद्दा है बेसिकली फ्रीडम स्ट्रगल का, वो जो है आईएनसी के अंदर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक गांधी जी के नेतृत्व में और दूसरा सुभाष चंद्र बोस जी को। और आपको पता होगा आईएनए के प्रेसिडेंट बनने के बाद भी, चेयर होने के बाद भी सुभाष चंद्र बोस जी को एक टाइम ऐसा आया था जब अपनी सीट छोड़नी पड़ी थी, ठीक है। तो वो पूरा क्या मुद्दा था, जरा वो भी बता दो मुझे। हिस्ट्री का पार्ट है आई नो, बट देन थोड़ा सा तो चलता है, राइट। थोड़ा रिवीजन भी करते रहेंगे ना इसके साथ साथ। तो यहाँ पर जो हमें समझना है वो यही समझना है कि इनकी आइडियोलॉजीज जो हैं वो कितने डिफरेंट थी। दोनों देश के हित के लिए काम कर रहे थे, बट दोनों की आइडियोलॉजी में एक बहुत वास्ट जो है डिफरेंस था, ठीक है। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले तो अगर हम बोस को समझने की कोशिश करें, नेताजी को समझने की कोशिश करें, तो नेताजी अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर थे। और उनकी कॉम्प्लेक्सिटी उनके जीवित के रूप, जब तक वो जीवित थे तब तक तो थी ही, उसके बाद भी उनकी मृत्यु भी अपने आप में ही पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। ऐसी न्यूज़ तो आई कि भाई क्रैश हुआ, उसके अंदर जो है उनका देहांत हो गया, लेकिन ये न्यूज़ अभी तक कन्फर्म नहीं हुई है, ठीक है। और इस पर भी कंट्रोवर्सी है। हाँ, ये है कि बोस ने जब इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व किया था, उस टाइम पे एक अलग ही पर्सपेक्टिव निकल कर के आया था, राइट। और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने 4 रेजिमेंट्स बनाए थे, 3 में से जिनमें से 3 का नाम जो है वो गांधी, नेहरू और मौलाना आज़ाद के नाम पर दिया था। और उनके जो कलीग्स हैं उनके मन में इनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है। 1943 में गांधी जी जेल में थे और बोस जी ने अपने फॉर्मल बर्थडे के टाइम पर जो है एक मूविंग एड्रेस दिया था ओवर द आज़ाद हिंद रेडियो, वेयर ही रेफर्ड टू गांधी जी एज द फादर ऑफ नेशन। तो आप देखो, दो राइवलरीज थी, दो आइडियोलॉजी का डिफरेंसेस था, बट कोई भी ऐसा स्पेस नहीं देखा गया जहां पर सुभाष चंद्र बोस जी ने डिसरिस्पेक्ट किया हो गांधी जी को, ठीक है। और ये पहली बार था जब फादर ऑफ नेशन का नाम
राष्ट्रपिता का नाम यूज हुआ था गांधी जी के लिए, और उसके बाद तो वो पॉपुलर हो गया, राइट। और जो बोस जी का एसोसिएशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस से, वो एक फ्रंट लाइन लीडर के रूप में था, एक की मेंबर के रूप में था। और इतना ही नहीं, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट जब हुआ गांधी जी के लीडरशिप में 1921 में, तो उस टाइम पर बोस जी आगे आए फॉर द प्रेसिडेंट, फॉर बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इन 1938 एंड 39। ठीक है, तो वो हर वक्त जो है वो गांधी जी को सपोर्ट करते रहे। और ओपिनियंस में जैसा कि मैंने कहा डिफरेंस आते गए दोनों के ही, क्योंकि दोनों का ही जो आइडियोलॉजी था, जो सोचने का तरीका था, वो अलग था। लेकिन हाँ, दोनों ही कांग्रेस के प्रति, देश के प्रति जो है वो पूरे भाव से समर्पित थे। ठीक है, बोस वर्सेस गांधी की जो पूरी की पूरी डिबेट है, जो हमसे क्वेश्चन में भी पूछी गई है, ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि बोस जो है वो हमेशा से ये जानते थे कि डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द मूवमेंट जो है वो है, ठीक है। और अगर हम उसे कल्मिनेट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस या लास्ट स्टेज ऑफ द कैंपेन, तो वो किस तरीके से अप्लाई किया जाए, ठीक है, वो उसका एक दूसरा नजरिया देखना चाहते थे। दूसरी बात अगर हम देखें, तो वो ये जानते थे कि जो ये नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस हैं, ये एक्चुअली लास्टली जो है, अंततः जो है, ये जाकर ब्रिटिश को फोर्स करेगी भारत छोड़ने पर। और तीसरी बात जो थी, जो ये जानते थे, वो ये कि गांधी जी स्वराज जो है, जो जिस पर जो उनका मेन हथियार था स्वराज का, वो 1 साल के अंदर गांधी जी पूरा करवा सकते हैं। गांधी जी की एडवाइस पर बोस जी जो है वो कलकत्ता गए थे, जहां पर उन्होंने लॉयर्स के साथ, और कांग्रेस लीडर थे सी आर दास साहब, उनके साथ बहुत क्लोजली वर्क किया था। और एज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस जो है, उनकी डिसएग्रीमेंट जो थी गांधी के साथ, वो हुई थी दिसंबर 1938 में, जब बोस ने कॉलिशन गवर्नमेंट बंगाल में फॉर्म की अलोंग विद द कृषक प्रजा पार्टी, राइट। और उसी साल बोस जो है वो काफी होपफुल भी थे फॉर द री इलेक्शन एज कांग्रेस प्रेसिडेंट, जो कि एक सेकेंड टर्म था, और वो बहुत ही रेयर था, क्योंकि गांधी जी जो है वो बोस जी को, नेताजी को दोबारा एज द प्रेसिडेंट चूज करने के जो आइडियाज थे उसके अगेंस्ट थे, थोड़ा सा उसके हित में नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि दोबारा जो है बोस चुने जाएं। और बोस ने जो है, के पास, नेताजी के पास जो सपोर्ट था वो यंगस्टर्स का था, और उसी सपोर्ट से उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा भी आगे जाकर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। और इनफैक्ट जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, बाबा टैगोर जो हैं, उन्होंने पर्सनली लेटर भी लिखा था गांधी जी को, ये रिक्वेस्ट करते हुए कि सुभाष चंद्र बोस को दूसरा टर्म एज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस दिया जाए। लेकिन बोस को ये मंजूर नहीं था। ठीक है, और आपको पता होगा कि जो एक इलेक्शन टाइप चीज भी हुई थी, उसमें भी बोस जो है जीते थे, लेकिन ऑन गांधी जी स्टेटमेंट कुछ लोगों ने फिर अपना सपोर्ट जो है वो नेताजी से वापस ले लिया था। ठीक है, तो ये पूरा जो स्टोरी है बेसिकली बोस वर्सेस गांधी का, ये था। अब आपको जो मुझे बताना है वो ये कि वो कौन सी आइडियोलॉजीज थी, क्या वो अहिंसा था, क्या वो सत्य था, ठीक है, क्या वो स्वराज था, वो कौन सी आइडियोलॉजी थी जिन पर ये दोनों डिफरेंशिएटेड थे, जिन पर इन दोनों का मत अलग था। ठीक है, फटाफट से मुझे बता दीजिए जरा, ये स्टोरी भी यहीं पर हम एंड अप करते हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज जो है वो केरला से आ रही है, और वो ये है कि केरला को उसका एवर साइंटिफिक बर्ड एटलस दिया गया है। और ये सबसे पहली बार केरला में हुआ कि केरला को उसका पहला एवर साइंटिफिक बर्ड एटलस मिला है। अब केरला बर्ड एटलस है क्या? तो ये जो है, ये अपने आप में एक स्टेट लेवल बर्ड एटलस है इंडिया में, जिसे क्रिएट किया गया है विद सॉलिड बेसलाइन डेटा अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन एंड अबंडेंस ऑफ बर्ड स्पीसीज, कि कितनी मात्रा में, कितनी अबंडेंट है, कौन सी बर्ड स्पीसी है अक्रॉस ऑल द मेजर हैबिटेट्स गिवन इन द गिवन स्टेट, ये बताएगा हमें ये एटलस। ठीक है, और केबीए जो है इसको प्रिपेयर किया गया है ऑन दी साइंटिफिक सर्वेज, और ये सर्वे जो है ये 60 दिन तक हुए हैं। 1 साल में जो है ये लगभग 60 दिन हुए हैं, और वो भी 2 बार, पहली बार जुलाई टू सितंबर और दूसरी बार जनवरी टू मार्च में, फ्रॉम 2015 टू 2020। ठीक है, और इस पूरे उसको जो है कंडक्ट किया गया है एज अ सिटीजन साइंस ड्रिवन एक्सरसाइज, जिसमें कि 1000 से अधिक वॉलंटियर्स का जो है वो भागीदारी रही है। ठीक है, और बर्ड वॉच कम्युनिटी की भी। ठीक है, तो ये हमारा केरला का पहला साइंटिफिक बर्ड एटलस हुआ है।
अब जो ये केबीए है, ये अपने आप में नियरली 3 लाख रिकॉर्ड्स ऑफ 361 स्पीसीज रखता है, जिसमें से 94 जो हैं वो वेरी रेयर के अंदर आते हैं। 94 स्पीसीज जो हैं वो वेरी रेयर हैं और 103 स्पीसीज जो हैं ये रेयर स्पीसीज के अंदर आते हैं। 110 कॉमन स्पीसीज हैं, 44 वेरी कॉमन है और 10 जो है वो मोस्ट अबंडेंट स्पीसीज हैं। और ऐसा भी पाया गया है कि ये जो स्पीसीज हैं इनकी काउंट ड्राई सीजन में हाई रहती है, जबकि वेट सीजन में इनकी जो रिचनेस है, इवननेस है, वो हायर रहती है नॉर्दर्न और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स में एज कंपेयर टू दी सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स। सिग्निफिकेंस क्या होगा, इंपॉर्टेंस क्या होगी इस केबीए की? तो ये जो केबीए है, दैट इज केरला बर्ड एटलस, ये ऑफर करता है आपको ऑथेंटिक, कंसिस्टेंट, कंपेरेबल डेटा, जिसमें कि रैंडम सैम्पलिंग के तहत ज्योग्राफिकल टेरेन स्प्लिट की जो भी डेटा है वो लाया गया है और ऐसा आर्ग्यू किया जा रहा है कि ये एशिया का लार्जेस्ट बर्ड एटलस होगा इन द टर्म ऑफ ज्योग्राफिकल एक्सटेंट या सैम्पलिंग एफर्ट, ठीक है। और इसको ऐसा भी कंसिडर किया जा रहा है कि ये एक वैल्यूएबल रिसोर्स होगी फॉर टेस्टिंग वेरियस इकोलॉजिकल हाइपोथेसिस, ठीक है। तो ये हमारे जो केबीए थे उनकी जानकारी थी और केरला में हो रहा है ये आपको पता ही है। ये इम्पॉर्टेंट है गाइस, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको थोड़ा-सा देख लेना और इसके जो ये इम्पॉर्टेंस वगैरह हैं, इसको नोट डाउन कर लेना आप, जो मैंने आपको 3 इम्पॉर्टेंसेस बताई हैं, क्योंकि हो सकता है मेंस में पूछ सकता है, ओके। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ जो है वो है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी से। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी को उसका फाइनल टच दे दिया गया है, ठीक है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो है वो श्री रामानुजा की स्टैचू से रिलेटेड है, जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी अनवील करेंगे 5 फरवरी को, ठीक है। और जो पूरा काम चल रहा है इसके आसपास का वो है इस 216 फीट की टॉल स्टैचू से, जो कि 11th सेंचुरी रिफॉर्मर की स्टैचू है जिनका नाम है श्री रामानुजा, ठीक है। और इसको जो है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी क्यों कहा जा रहा है, ये मुद्दा है। तो देखिए इसलिए कहा जा रहा है इसको स्टैचू ऑफ इक्वालिटी क्योंकि ये 1000 बर्थ एनिवर्सरी पर लगाई जा रही है श्री रामानुजा जी की। और कहा जा रहा है कि ये पंचोला, जो कि जैसे कि बोलते हैं कि ये कॉम्बिनेशन है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रास एंड जिंक का, 5 तत्वों का जो है ये कॉम्बिनेशन। और वो तत्व कौन-कौन से हैं? गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, ब्रास है और जिंक है। इन पांचों को मिला करके जो है ये स्टैचू बनाई गई है और इसे एरोस्पन कॉर्पोरेशन इन चाइना से बनाकर इंडिया शिप किया जा रहा है और ये सेकेंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में इन द सिटिंग पोजीशन ऑफ द सेंट, ठीक है। तो सेकेंड लार्जेस्ट स्टैचू है, ये ध्यान रखना है हमें, ओके। जो मॉन्यूमेंट है इसके आसपास का, उसमें 108 दिव्य देशम्स होंगे, दिव्य देशम्स ऑफ श्री वैष्णवाइट ट्रेडिशन, ठीक है। सो बेसिकली ये मॉडल टेम्पल्स की चीजें हैं, जैसे कि तिरुमला में देखा गया है, श्रीरंगम में देखा गया है, कांची में देखा गया है, अहोबिलम में देखा गया है, बद्रीनाथ, मुक्तिनाथ, अयोध्या, वृंदावन, कुंभकोणम और अन्य जगहों पर भी हम पाते हैं, ठीक है। और जो आइडल्स हैं, डाइटीज की स्ट्रक्चर्स हैं, उनको जो कंस्ट्रक्ट किया गया है, उनका शेप जो है वो एक्जिस्टिंग टेम्पल जैसा ही है। अब मुद्दा उठता है कि भाई ये श्री रामानुजा जी थे कौन? आप लोग वेल अवेयर होंगे, बट फिर भी कुछ हाइलाइट्स देख लेते हैं। आप ये इमेज देख रहे हैं, यही इमेज है, यही टेम्पल है जहाँ की है। और रामानुज या फिर हम श्री रामानुजा या फिर श्री रामानुजाचार्य जिन्हें कहते हैं, जिनका टाइम पीरियड था 1017 से 1137 यानी मिडीवल इंडिया का टाइम। ये एक फिलोसोफर थे, हिंदू थियोलॉजियन थे, सोशल रिफॉर्मर थे और सबसे बड़ी बात वैष्णविज्म ट्रेडिशन के मुख्यतः आचार्य थे ये, ठीक है। और इनकी जो फिलॉसफीज हैं, जो फाउंडेशंस हैं, वो आज भी रेलिवेंट हैं और भक्ति मूवमेंट में तो बहुत ज्यादा रेलिवेंट थी। बहुत बड़ा इनका योगदान माना जाता था। अगर वर्क्स पे आए हम इनके ऊपर, तो जो रामानुजा की जो फिलोसफिकल फाउंडेशंस थी उनको हम मोनोइज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोइज्म। ये ध्यान दे लीजिएगा क्योंकि फिलॉसफी से रिलेटेड वैसे भी आपको एसेज आ रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं मेंस पर बहुत ज्यादा, तो ये हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। और क्वालिफाइड मोनोइज्म पर बेस्ड थी, जिनको हम विशिष्टाद्वैतवाद कहते थे। क्या कहते थे इस मोनोइज्म को? इस मोनोइज्म का नाम था विशिष्टता दैतवाद, दैतवाद, ठीक है। आपको पता होगा अद्वैतवाद, द्वैतवाद, तो रामानुजाचार्य का जो था वो था विशिष्ट द्वैतवाद, ठीक है, विशिष्टाद्वैतवाद जिसे हम कहते हैं।
इनकी जो आइडियाज थे वो 3 स्कूल्स पर थे। पहला जो हमारा जो कि वेदांता में दिए हुए हैं, ठीक है? और जो 2 और थे उनको हम कहते हैं आदि शंकरा का अद्वैतवाद और दूसरा जो है वो माधवाचार्य का द्वैतवाद, ठीक है? तो देखो अद्वैतवाद की जब हम बात करते हैं, तो अद्वैतवाद में आता है एब्सोल्यूट मोनोइज्म, ठीक है? द्वैत की बात करते हैं, द्वैत मतलब डुअल, तो ये हो गया डुअलिज्म। और विशिष्टाद्वैत की जब हम बात करें तो वो होता है क्वालिफाइड मोनोइज्म, ठीक है? इंपॉर्टेंट राइटिंग्स जो इनकी उसमें इंक्लूडेड हैं वो हैं वेदार्थ संग्रह, जिसको कि समरी ऑफ वेदास कहा जाता है। देखिए नाम से ही क्लियर है, वेदार्थ संग्रह, वेदों का संग्रह, ठीक है? नेक्स्ट दूसरी जो है वो है श्री भाष्य, जिसे रिव्यू और कमेंट्री कहा जाता है ब्रह्मा सूत्रास पर। और तीसरा है हमारा भगवत गीता भाष्य, जिसे कि रिव्यू माना जाता है या कमेंट्री मानी जाती है किसकी? श्रीमद् भागवत गीता की, ठीक है? और जो इनके माइनर वर्क्स हैं वो हैं वेदांत पिता, वेदांत सारा, गद्य त्रयम, ठीक है? गद्य त्रयम जो है उसे कंपाइलेशन ऑफ 3 टेक्स्ट कहते हैं, शरंगति गद्यम, श्री रंगा गद्यम और श्री वैकुंठा गद्यम की। और नेक्स्ट जो है वो है नित्या ग्रंथम। ये इनके कुछ माइनर वर्क्स हैं, इनके वर्क्स जरूर देख लेना, हो सकता है प्रीलिम्स में मैच द फॉलोइंग में दे दे, ठीक है? अच्छा, एक और चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों, वो है ये विशिष्टाद्वैतवाद का थोड़ा सा देख लेना कि क्या है और कैसे ये डुअलिज्म से और अद्वैतवाद से अलग है, ठीक है? इसकी बस डेफिनेटिव चीजें देख लेना, अगर आपको मालूम है तो आप हमें कमेंट करके बता भी सकते हैं, ठीक है? कि क्वालिफाइड मोनोइज्म और एब्सोल्यूट मोनोइज्म में क्या डिफरेंस है, ओके? नेक्स्ट हमारी जो न्यूज है वो यूनेस्को टैग से रिलेटेड है। जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसने जो है सम ग्रीन रूल्स के लिए लिविंग जो रूट ब्रिजेस होते हैं, ठीक है? आप देख रहे हो, ये इमेज देख रहे हो, इनको बोलते हैं लिविंग रूट ब्रिजेस। ये मेघालय में दिखते हैं। इनके लिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग के लिए जो है वो मांगा गया है, ठीक है? अंडरलाइन किया गया है इनके ग्रीन रूल्स को, ठीक है? और जो सीएम हैं दैट इज कॉमरेड के संगमा, उन्होंने पिच किया है यूनेस्को रिकॉग्निशन के लिए, क्योंकि क्योंकि जो स्टेट है ये अपनी 50th ईयर को मार्क करने वाला, 50 साल होने वाले हैं, 50th एनिवर्सरी मनाने वाला है, तो इसलिए, ठीक है? अब बात आती है कि लिविंग रूट ब्रिज क्या है, तो आप इमेज में देख सकते हो और मैं आपको समझा भी रही हूँ। जो लिविंग रूट ब्रिज है ये एक सस्पेंशन ब्रिज की तरह होता है, जिसको कि बनाया जाता है बाय गाइडिंग दी पेलिएबल रूट्स ऑफ द रबर फिग ट्री। जो रबर की फिग ट्रीज होती है उनसे जो है इनको बांध बांध के बनाया जाता है अक्रॉस अ रिवर और द स्ट्रीम, किसी भी नदी या रिवर के ऊपर, ठीक है? तो ये चीज हमारी थी और इसके लिए यूनेस्को टैग की घोषणा की गई। अब जो लिविंग रूट ब्रिजेस हैं ये जो है मैंने आपको बता दिया कि ये सिंपल सस्पेंशन ब्रिजेस होते हैं। ये बहुत कॉमन है सदर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, दैट इज मेघालय में। और इन ब्रिजेस को वहां पर जिंगकेजरी, ठीक है, जिंगकेंजरी ये कहा जाता है। तो अगर ये नाम दिखे, अक्सर पूछ देता है कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस, तो ये कोई पेंटिंग नहीं है, ये कोई आर्टिस्ट नहीं है, ये लिविंग शूट ब्रिजेस के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है? ये एरियल रूट्स होते हैं रबर फैक्ट्रीज के, मैंने आपको बता दिया। और ये बनाए जाते हैं खासी जयंतिया और जयंतिया ट्राइब के लोगों से, ठीक है? और जो ज्यादातर जो ब्रिजेस हैं वो स्टीप स्लोप्स पर बनाए जाते हैं, सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट के ऊपर बनाए जाते हैं, लगभग 50 से 1150 मीटर अबव सी लेवल। ये इतने यूनिक क्यों हैं कि इनके लिए यूनेस्को के टैग की मांग की जा रही है? तो देखिए एज लॉन्ग एज द जो ट्री है, जो पेड़ है, ठीक है, वो हेल्दी है, ये रूट्स जो है ब्रिजेस की ये भी नेचुरली ग्रो करती रहती हैं और थिक होती रहती हैं विद टाइम, ठीक है? तो ये जैसे जैसे ग्रो करेंगी, थिक होंगी, ये और मजबूत होती जाएंगी। दूसरी चीज, जो न्यू रूट्स आती हैं वो भी बनती रहती हैं और वो जो है वो इन ट्री की लाइफ से रिलेटेड होती हैं कि जितना ज्यादा पेड़ की लाइफ होगी उतनी ज्यादा इनकी रूट्स भी ग्रो करेंगी और वो जो है बढ़ती जाएंगी। एक बार जो है ये कुछ ब्रिजेस जो है ये बन गए, एज मेनी एज 50 और मोर पीपल क्रॉसिंग, इनका लाइफ स्पैन जो है वो लगभग 150 ईयर्स का होता है, ठीक है? तो ये भी हमें आइडिया लग गया कि ये क्यों यूनिक है, क्यों आखिर इसकी मांग की जा रही है। तो दोस्तों ये थी आज की खास न्यूज। आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ डेली #CD रिचुअल्स के तहत, जहां हम तमाम प्रोग्राम्स लेकर आते हैं आपके लिए, और उम्मीद करते हैं कि आप वो प्रोग्राम्स देख भी रहे होंगे, समझ रहे होंगे। इसके अलावा आपको जो भी डाउट्स है वो प्लीज हमें लिखकर बताएं, हम कोशिश करेंगे आपके डाउट्स को रिजॉल्व करने की। और हाँ,
अब कमर कस लीजिए, तैयार हो जाइए, क्योंकि अब कुछ ही दिन बचे हैं और हमें इस लड़ाई को पूरी ईमानदारी और पूरी मेहनत के साथ जीतनी है। ठीक है? तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपना ध्यान भी रख रहे होंगे। कोविड के टाइम पे पूरे प्रिकॉशंस रखिए और पढ़ाई में चूक मत करिए। बने रहिए हमारे साथ इसी तरीके से और कमेंट सेक्शन में हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। आपको कैसे लग रहे हैं लेक्चर्स, और जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं उनको भी ज़रूर आंसर करिए। ठीक है? तो चलिए, इसी के साथ मैं आज के लिए यहीं पॉज़ लूँगी। कल फिर मिलेंगे इसी समय पर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civils Daily.